हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो लास्ट वीडियो देखा था वो था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। लेकिन उसके पहले हम स्टार्टिंग से क्या क्या देख चुके हैं। हमने कॉस्ट ऑफ डेट डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिस्कस किया था, राइट। देन हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस किया था। सो वी हैव डिस्कस्ड विथ कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने सबसे पहला कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, देन कांस्टेंट अर्निंग मॉडल, देन गॉर्डन्स फॉर्मूला या गॉर्डन्स मॉडल, और लास्ट में सीएपीएम देखा था। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच हमने नहीं पढ़ी थी, जो हम क्लास में देखेंगे, राइट, लेटर ऑन, बिकॉज दैट इज कंसेप्ट विच इज सिमिलर टू आईआरआर विच वी हैव डिस्कस्ड इन कैपिटल बजटिंग, राइट। तो हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। नाउ as far as realized yield approach is concerned, that has not been asked in examination till yet. इसी प्रकार आप अगर cost of debt देखेंगे मॉड्यूल में तो amortization of debt दे रखा है, again that is not asked yet, और वो कंसेप्ट अभी तक आया भी नहीं है, एग्जाम में बनता भी नहीं है, लेकिन हम उसको बाद में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पूरा ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, जैसा कि एग्जाम में आता है, पूरे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद हमारा आज का पहला जो डिस्कशन है वो है कॉस्ट ऑफ लोन। कॉस्ट ऑफ लोन, सो बच्चों, सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ लोन इज देयर। डिबेंचर्स और लोन दोनों ऐसे फंड्स हैं जो हमारे लिए बोरोड फंड्स हैं, राइट। तो हम डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट देते थे तो टैक्स बेनिफिट मिलता था, ऐसे ही इंटरेस्ट पे लोन पे भी जो इंटरेस्ट देंगे उस पे क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, राइट। तो एज फार एज कॉस्ट ऑफ लोन इज कंसर्न, इट इज सिंपल, के एल इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी। डिनोमिनेटर में कोई नेट प्रोसीड नहीं है, राइट। इनटू 100 नहीं किया हमने, डायरेक्ट परसेंटेज ले सकते हैं। कारण क्या है बच्चों, लोन की ना कोई फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऐसी कोई चीज नहीं होती है। रिडीमेबल एट पार हो, प्रीमियम हो, इशूड एट पार, इस प्रकार की चीजें ना लोन के साथ नहीं होती है। तो सीधे सीधे आपको इंटरेस्ट रेट लेना है और उसके बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशन करना है, राइट। सो के एल कॉस्ट ऑफ लोन इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी। आप लिख लें इसको, आपकी कॉपी में लिख लें। तो कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी के बाद हमने आज डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ लोन, अ सिंगल फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस टी। नाउ एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। 10% लोन ऑफ 15 lakhs was taken. Company is covered under 35% tax bracket. वापस रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल। एक कंपनी है जिसने लिया है लोन, 10% लोन। अब ये 10% लोन का मतलब क्या, 10 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। 10% लोन ऑफ 15 lakhs, कितने का लिया, 15 लाख रुपए का, ऑफ 15 lakhs was taken. कंपनी इज कवर्ड अंडर 35% टैक्स ब्रैकेट। जो कंपनी है उस पे 35% के हिसाब से क्या लगता है, टैक्स लगता है, राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, के एल। सो के एल इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू, आई कितना है 10 इंटू 1 माइनस 0.35 कर दें, 6.5%. This is cost of loan, राइट बच्चों। लिख लें आप इसको, सिंपल कंसेप्ट, आफ्टर टैक्स करना है इंटरेस्ट को, दैट इज कॉस्ट ऑफ लोन।
नाउ इस कॉस्ट ऑफ लोन के बाद अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम कॉस्ट ऑफ retained earning. Generally this is represented by KR, cost of retained earning, KR. Now concept बच्चों, एक थ्योरी हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की। अब मामला ये है कि कुछ थ्योरिस्ट का ये कहना है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो कहीं हम आउटसाइड सोर्स से तो लाए नहीं भाई। फंड प्रोवाइडर्स यदि इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट होल्डर्स है, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना फंड पार्क किया है हमारी कंपनी में, राइट। सो कुछ थ्योरिस्ट का ये मानना है कि हमने कहीं से अर्न तो किया नहीं, फंड रेज तो किया नहीं, रेज नहीं किया तो हमें इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है। ये तो वही फंड्स हैं जो हमने मेहनत करके प्रॉफिट जनरेट किया और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद हमारे ही बिजनेस में लगा दिया, तो रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो वन थॉट ऑफ स्कूल इज दिस, राइट, कि कोई कॉस्ट नहीं होती है इसकी। लेकिन हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है एंड इट इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंस, दैट इज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अब ऐसे केस में जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरे थ्योरिस्ट जो हैं, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और वो क्या बताते हैं समझना आप ध्यान से जरा। हु आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी का आज वाइंडिंग अप हो गया तो ये पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। मालिकाना हक उनका, प्रॉफिट उनका, कंपनी बंद हो गई तो सब उनको ही मिलने वाला है, सही है। अब ऐसे केस में जिस दिन कंपनी का वाइंड अप हुआ उस दिन ये सारा पैसा मिलना तो इनको ही है, यानी ये पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और अगर यही पैसा हम रिटेन न करते हुए बांट देते टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हैड दिस फंड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी इंस्टीड ऑफ रिटेनिंग इट, हमारे पास रिटेन न करने की जगह हमने अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पैसा दे दिया होता, दे हैव इन्वेस्टेड इट एल्सवेयर, और अगर उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसी पैसे पे वो क्या कमाएंगे? मनी, कुछ ना कुछ अर्निंग करेंगे, राइट। तो मैंने आपको मेरी बेसिक क्लास में बताया था, थ्योरी क्लास जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थी, कि कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास पड़ा हुआ है, वो रिटेन्ड अर्निंग जो है उस पे वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा उनको और मिले, उनकी एक्सपेक्टेशन है। कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट। अब ऐसे केस में हैड दिस रिटेन्ड अर्निंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, दे हैव इन्वेस्टेड इट एल्सवेयर, और कहीं एल्सवेयर इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ पैसा कमाते, यानी उनके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहां पे रिटेन्ड अर्निंग की, और वही कॉस्ट वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन कंपनी से मांगते हैं, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट होती है, राइट। सो दिस इज कॉन्सेप्ट एज टू व्हाई cost of retained earning is there even though the fund has been generated by the company, earned by the company and not provided by any fund provider, but then too cost of retained earning is there, or we can say retained earning involves some cost. Now आपने अभी जो ये कंसेप्ट सुना, दैट इज बेसिकली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उन फंड्स की जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पार्क कर रखे हैं कंपनी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, राइट। दिस इज रीजन एज टू व्हाई देयर इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब ये तो हुआ कंसेप्ट। ना इस कॉन्सेप्ट के बाद अगला डिस्कशन आता है हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, राइट। तो इस KR को कैसे कैलकुलेट किया जाए।
how to measure it, how to calculate it. So basically this retained earning belongs to equity shareholders, right? तो यहां पे देखा जाए तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो है KR इज इक्वल टू KE. मैंने बताया रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या है. हैड दिस फंड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे हैव इन्वेस्टेड इट एल्सवेयर. तो दे आर लाइक, ऐसा मान लो हमने आपकी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी कंपनी से जितनी एक्सपेक्टेशंस है उनको इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो KE जो है वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. बट मेनी अ टाइम्स इन क्वेश्चंस, आपको मैं दिखाऊंगा मेरे नोट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं जो हम करेंगे. उसमें क्या है बच्चों कि पर्सनल टैक्स की बात आ जाती है. तो मैं जो आपको फॉर्मूले बता रहा हूं वो 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, उसके इर्द गिर्द ही अगर ये क्वेश्चन में आया तो आएगा, राइट. तो देखें हम क्या, व्हेन पर्सनल टैक्स is not given and when personal tax is given, right? So दो चीजें, पर्सनल टैक्स नॉट गिवन और पर्सनल टैक्स गिवन. अब ये पर्सनल टैक्स क्या है, तो देखिए एक कंपनी है, सो कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उस पर टैक्स पे करेगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स बिकॉज दैट इज लेवीड एंड कलेक्टेड फ्रॉम अ कॉर्पोरेट कंसर्न और कंपनी. उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पैसा मिलेगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पैसा मिलेगा, यानी ये उनकी अर्निंग हो गई. तो हम जो निवेशक है, हम जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल टैक्स, राइट. तो ऐसे केस में जो फंड प्रोवाइडर हैं उनको अगर कंपनी कुछ देती है और उनने कुछ अर्न किया तो उस पे भी तो टैक्स लग जाता है, राइट. सो देयर आर मेनी नेशंस जहां डिविडेंड जो है उसकी इनकम एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स बिकॉज कंपनी पे व्हाट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. देयर आर अदरवाइज सम नेशंस जहां पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है और शेयर होल्डर्स की पर्सनल इनकम में जाके डिविडेंड का अमाउंट जुड़ जाता है और वहां पे टैक्स लगता है. सो we are basically concerned with the subject financial management instead कि हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि फॉरेन नेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, नहीं. वी आर नॉट कंसर्न विथ नेशन, राइट, वी आर कंसर्न विथ फिनेंशियल मैनेजमेंट. तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा. पहली बात, पर्सनल टैक्स का मतलब जो इन्वेस्टर है उसकी पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है वो पर्सनल टैक्स और कंपनीज पे जो लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, राइट. तो अब क्वेश्चन में जब आप KD KL निकाल रहे हो तो कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट में कवर्ड है, 30% टैक्स ब्रैकेट में कवर्ड है, 50% टैक्स ब्रैकेट में कवर्ड है, ऐसा दे रखा होगा हमें. दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स. KD के काम में आ जाएगा, KL लोन के काम में आ जाएगा, लेकिन लास्ट में दे रखा होगा रिटेन्ड अर्निंग के साथ कि पर्सनल टैक्स जो है वो 10% है या 20% है या 15% है, राइट. तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो पर्सनल टैक्स है उसको रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट के समय कंसीडर करना है. मैंने क्या बताया, हैड दिस फंड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स, तो डिस्ट्रीब्यूट करते तो उनकी इनकम होती और उस पर क्या लग जाता, टैक्स लग जाता, और इसी कारण हमें इसे कंसीडर करना है, राइट. तो व्हेन पर्सनल टैक्स इज गिवन और पर्सनल टैक्स इज नॉट गिवन, अगर नॉट गिवन है, पर्सनल टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, तो सिंपल सी बात KR इज इक्वल टू KE. और अगर पर्सनल टैक्स गिवन है तो KR इज इक्वल टू KE इंटू 1 माइनस PT. कहीं और अगर ये कमाते तो उस इनकम पे क्या लग जाता, टैक्स. तो आफ्टर टैक्स जितना उनके पास बचता वही तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस कारण हमने इसको आफ्टर टैक्स कर दिया. लेकिन कंपनी वाला टैक्स मत ले लेना. कौन सा टैक्स लेना, उसका पर्सनल टैक्स अलग से क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट. तो बच्चों आप ये 2 फॉर्मूले लिखें जल्दी से. नाउ बच्चों हम एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करते हैं. सो
एग्जाम्पल ध्यान देना, RF इक्वल टू 10%, RM इक्वल टू 20%, बीटा इज इक्वल टू 1.5, पर्सनल टैक्स A0, that is no personal tax, B 10%, right? So what you need to do is calculate KR, cost of retained earning, in part A when there is no personal tax and part B when there is personal tax of 10%, right? तो अब ऐसे केस में बच्चों सबसे पहले आप ये देखें कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग डिपेंडेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, ठीक है? तो आपको क्या है, जब भी वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ, ओवरऑल कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा कि आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ केई। मैंने बताया था स्पेसिफिक कॉस्ट पहले निकलेगी फिर ओवरऑल कॉस्ट निकलेगी, मेरा जो पहला थियोरेटिकल लेक्चर था उसमें मैंने समझाया था पूरा मैकेनिज्म। तो अब बच्चों क्या है, ओवरऑल कॉस्ट के पहले आपने केई निकाल ही रखा है, केई कैलकुलेट होता ही है क्वेश्चन में, उस केई से ही केआर निकलेगा, बट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वेदर यू नीड टू अप्लाई सीएपीएम, वेदर यू नीड टू अप्लाई दैट गॉर्डन्स फॉर्मूला, राइट? तो अब ऐसे केस में आप देखें इस पर्टिकुलर एग्जांपल की जो इंफॉर्मेशन है वो तो सीएपीएम मॉडल की है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले केई निकालते हैं, केई इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। नाउ दिस आरएफ इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 10 प्लस आरएम 20, RF 10 into beta is 1.5. So 15 and 10 that comes to 25%. This is KE, right? अब दो पार्ट है हमारे सामने, एक नो पर्सनल टैक्स और दूसरा पर्सनल टैक्स इज गिवन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक? तो सबसे पहले ए पार्ट, नो पर्सनल टैक्स, जब पर्सनल टैक्स गिवन ना हो ऐसे केस में क्या करेंगे, के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कितना है यहां 25%, इज इट राइट? बी पार्ट क्या था, बी पार्ट पर्सनल टैक्स एट द रेट 10% is to be levied and KR is equal to KE into 1 minus PT. KE कितना है, KE is 25 as calculated here into 1 minus PT, personal tax कितना है 10%, right? तो ये आ जाएगा 22.5%। यानी अगर पर्सनल टैक्स होता तो केआर कितना आता 22.5%, और अगर पर्सनल टैक्स नहीं है तो केआर कितना आता 25%, राइट? तो हमें जब ओवरऑल कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है। इंफॉर्मेशन में केई का कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, केई निकालो और उस केई के कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है केआर, राइट? लेकिन जब मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तब बताऊंगा कि केआर कब लेना चाहिए कब केआर नहीं लेना चाहिए, राइट? बट हाल फिलहाल आप इसको लिख लें। नाउ होप यू हैव डन इट। आगे चलते हैं अपन। नाउ आप देखें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है।
हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ लिया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पढ़ लिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ लिया है, कॉस्ट ऑफ लोन मैंने आज ही इसी लेक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ये हमने डिस्कस किया अभी। एंड नाउ our discussion is about overall cost of capital। थ्योरी लेक्चर याद होगा आपको मेरा जो पहला था, उसमें मैंने बताया था इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KO या फिर WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है स्पेसिफिक सोर्सेज की, राइट। तो थ्योरेटिकल लेक्चर वाली आप कॉपी निकालें जिसके अंदर आपने सब लिखा है। मैंने बताया था स्पेसिफिक कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सोर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे हम, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे थे, प्रेफरेंस निकाल रहे थे, दैट वाज स्पेसिफिक कॉस्ट। और इन स्पेसिफिक कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आपको इन सभी का वेटेड एवरेज निकालना है, राइट। वेटेड एवरेज के लिए वेट्स कैसे असाइन करें वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो वही बच्चों KO है या वही क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब ये तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसके लिए मैं आपको बताऊं तो दो पार्ट्स में हम डिस्कशन डिवाइड करेंगे। और ये दो पार्ट्स क्या है, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स and using market value weights। तो बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स ऐसे दो प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं, राइट। सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, इंस्टीट्यूट ने अब तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है अब तक के क्वेश्चंस, वो सब हम सॉल्व करेंगे बच्चों। डे बाय डे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन से भी नए नए कंसेप्ट समझेंगे। बट अभी एक बेसिक कि हम वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे कैसे या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे कैसे, राइट। तो मैंने आपको बताया ओवरऑल कॉस्ट जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट है स्पेसिफिक सोर्सेज का। अब वेटेड एवरेज है तो CA फाउंडेशन की स्टेटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, राइट। तो यू नीड टू असाइन वेट्स टू डिफरेंट वैल्यूज। अब वो वेट कहां से आए, तो बच्चों जो डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस की बुक वैल्यू है उनको अगर आप वेट्स दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू वेट्स। और अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से, आज की जो करंट मार्केट वैल्यू है इक्विटी की, प्रेफरेंस की, उनके हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे देन इट वुड बी कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू वेट्स, राइट। तो ये कैसे कैलकुलेशन होगा, पहले आज के लेक्चर में हमें सिर्फ क्या देखना है बच्चों, कैलकुलेशन कैसे होता है। बाकी सारी चीजें बाद में हो जाएंगी, है ना। डे बाय डे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मेरे नोट्स के अलग हैं, इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अलग हैं। तो वो करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, यू आर नॉट गोइंग टू कमिट इवन अ सिंगल मिस्टेक, राइट। तो अब बच्चों यहां पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता हूं एक एग्जांपल की, राइट। सो सबसे पहले लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन में KE KR डायरेक्टली गिवन है। सो लेट अस सपोज KE is 15%, KP is 12%, KD is 8%। आप देखेंगे मैंने क्या किया है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा रखी है, प्रेफरेंस की कम और डेट की उससे भी कम, राइट। और ये जो डेट की कॉस्ट है ना, ये आफ्टर टैक्स से अभी डायरेक्ट गिवन है बच्चों। अब तक के लेक्चर्स आप देखते आ रहे हो ना, आपने क्या किया, KD निकाला, KP निकाला, KE निकाला, अभी तक सारे कैलकुलेशंस करना सीख रहे थे ना, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या है,
ये डायरेक्टली गिवन है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें गिवन नहीं होगा, आपको वही फॉर्मूले लगा के केडी केई केपी निकालना पड़ेगा। अभी तो ये गिवन है सिर्फ हमें, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट को समझना है, राइट। तो ऐसे केस में बच्चों जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, ये अभी तक आप एक एक फॉर्मूला समझते आ रहे थे, वो आपको हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। अभी में तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस ओवरऑल कॉस्ट अभी ये इंफॉर्मेशन गिवन रख रहा हूं, राइट। अब बच्चों जो डेट है, डेट, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम। डिबेंचर्स, राइट, 5000 डिबेंचर्स इन नंबर्स हैं, राइट, और इसकी फेस वैल्यू जो है वो है 100। इसकी मार्केट प्राइस हम लिख देते हैं 100, राइट, और केडी तो ऊपर गिवन ही है, इज इट राइट। इन द सेम मैनर दूसरी इंफॉर्मेशन प्रेफरेंस की गिवन है। 1000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस 125, मार्केट प्राइस 125। थर्ड, इक्विटी 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, मार्केट प्राइस 40, और हमें क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, राइट। तो हम हमारा ए पार्ट जो है वो क्या करेंगे, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, एंड बी पार्ट में क्या करेंगे, यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, राइट। अब बच्चों क्या है, वी आर गोइंग टू फॉलो अ फॉर्मेट, राइट। अभी यहां पे ए पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, राइट। और इसके लिए एक फॉर्मेट समझ लेते हैं हम, सोर्स। तो अलग अलग सोर्सेस क्या हैं, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, सोर्स। आगे बुक वैल्यू, कॉस्ट, वेट एंड कॉस्ट इनटू वेट। सो यहां पे सोर्स का क्या मतलब, जिन अलग अलग सोर्सेस से हमने फंड रेज किया है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, राइट। तो हमारे इस एग्जांपल को देखें आप, जो ऊपर लिखा है, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, ऐसे 3 सोर्सेस दे रखे हैं, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, राइट। अब क्या हमें केई गिवन है, यस, केई कॉस्ट है ना, तो यहां पे इक्विटी के सामने लिख देंगे 15% कॉस्ट है। केपी कितना है, प्रेफरेंस 12% कॉस्ट, केडी डेट की कॉस्ट कितनी है, 8%। तो 8%, 12% एंड 15%, दीज आर द कॉस्ट फॉर डेट, प्रेफरेंस एंड इक्विटी रिस्पेक्टिवली, राइट। अब बात करें हम बुक वैल्यू की बच्चों, बुक वैल्यू देखिए आप, गिवन है, डेट कितने डिवेंचर्स हैं, 5000 डिवेंचर्स हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 100, कितना आ गया, 5 लाख का डिवेंचर। आगे प्रेफरेंस 1000 शेयर्स, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 100, कितना आ गया, 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए।
आगे इक्विटी 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, तो बुक वैल्यू 10 के हिसाब से कितना आ गया, अगेन 1 लाख रुपया, राइट। नाउ आप देखें टोटल 5 लाख और एक 6 लाख, 6 लाख और एक 7 लाख। मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू वेट्स के अंदर जो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलेगी उसमें हमें बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो फिगर्स दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। जनरली फेस वैल्यू रहती है जैसा हमारे इस एग्जांपल में है। तो हमें क्या करना है, बुक वैल्यू के आधार पे वेट्स असाइन करने हैं अलग अलग स्पेसिफिक कॉस्ट को। जो यहां पे 7 लाख में से 5 लाख का तो क्या है, डेट। तो क्या करेंगे हम, यहां पे इसको वेट दे देंगे 5/7, 5/7। ऐसे ही एक 7 लाख में से 1 लाख प्रेफरेंस है, ऐसे ही 7 लाख में से 1 लाख इक्विटी है। तो डेट का वेट 5/7, 5/7, 1/7, 1/7 एंड 1/7, 1/7। तो बुक वैल्यूज के आधार पे हमने वेट असाइन की है, दैट इज यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, इज इट राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग व्हाट, बुक वैल्यू वेट्स। अब बच्चों कैलकुलेशन में यहां पे 8 कॉस्ट गिवन है, मैंने बताया बड़े क्वेश्चंस में हमें ये गिवन नहीं रहेगी, निकालनी पड़ेगी। तो 8 इंटू 5/7 कॉस्ट इंटू वेट करना है, राइट। तो कितना आया, 5.71। ऐसे 12 इंटू 1/7, 1.71, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल रही है। ऐसे 15 इंटू 1/7, 2.14, इज इट राइट। नाउ आप इन सब का टोटल कर लें, इन सब का टोटल कर लेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी KO। टोटल आ रहा है 9.57, 9.57। दिस इज KO यूजिंग व्हाट, बुक वैल्यू वेट्स, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। नाउ बच्चों बुक वैल्यू में क्या होता है कि हमें जो बैलेंस शीट के फिगर्स दे रखे रहते हैं उन्हीं को यूज करना है, राइट। मैं मेरे अगले लेक्चर में, अगला वीडियो लेक्चर जो भी होगा मेरा, राइट, उसमें मैं आपको एक एनालिसिस करके बताऊंगा जहां पे हम इन अलग अलग फंड्स को लेंगे, इनकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे ये ओवरऑल कॉस्ट यही आ रही है, राइट। वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे उसको। अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि 2 चीजें समझना कि ओवरऑल कॉस्ट यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स कैसे आएगी एंड यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स कैसे आएगी। मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया जिसमें आपको क्या करना है, सोर्स की बुक वैल्यू, उसके बाद उसकी कॉस्ट, बुक वैल्यू के आधार पे वेट यानी रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन इन बुक वैल्यू, ये हमने निकाली। कॉस्ट इनटू वेट, आखिरी के 2 कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन किया, राइट। तो कॉस्ट इनटू वेट करेंगे तो नेट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज इट राइट। नाउ हमारा अगला डिस्कशन है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। हमें ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अब अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस बुक वैल्यू के आधार पे हमें क्या यूज करना है, मार्केट वैल्यू। पर आप पहले इसका एक पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, राइट। नाउ बच्चों जब हम मार्केट वैल्यू वेट यूज करेंगे तो ये बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू आएगा। तो आप देखिए इसी वैल्यू के आधार पे तो ये वेट्स भी असाइन किए थे, राइट। तो आप देखिए मैं क्या चेंज करता हूं, आपने ये लिख लिया होगा, 2 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक अमेंडमेंट, बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू वेट से मुझे KO निकालना है। अब ये जो बुक वैल्यू है उसकी जगह क्या आएगी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू।
आप देखें जो इंफॉर्मेशन गिवन है ऊपर, उसमें डिवेंचर्स कितने हैं, 5000 डिवेंचर्स, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 100। ऐसे ही प्रेफरेंस जो है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 1000, जिसकी मार्केट प्राइस है 125। ऐसे ही इक्विटी जो है वो है 10,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का है, 40 रुपए का, राइट। अब आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। अभी जब बुक वैल्यू वेट्स से निकाल रहे थे तो ये सेकंड कॉलम में बुक वैल्यू थी, लेकिन अब उसकी जगह मार्केट वैल्यू वेट्स असाइन कर रहे हैं, तो हमने कैलकुलेशन करना है मार्केट वैल्यू का। बच्चों डेट जो है 5000, जिसकी मार्केट प्राइस भी सेम एज फेस वैल्यू है, तो यहां पे ये आया 5 लाख रुपए का डेट। प्रेफरेंस 1000 इंटू 125, तो 1,25,000 का प्रेफरेंस। इक्विटी 10,000 शेयर्स, 40 का 1, 4 लाख। अब आप देखें टोटल कितना आ रहा है, 5 प्लस 1.25 प्लस 4, 10,25,000। दिस इज व्हाट मार्केट वैल्यू। अब ये टोटल मार्केट वैल्यू से एक एक इंडिविजुअल सोर्स का प्रपोर्शन कितना है, वो प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं हम, राइट। तो कॉस्ट तो गिवन है 8, 12, 15, 8, 12, 15, राइट। लेकिन चूंकि मार्केट वैल्यू चेंज हुई तो बच्चों वेट भी चेंज हो जाएंगे। बुक वैल्यू से अलग है मार्केट वैल्यू, वहां पे बुक वैल्यू के आधार पे वेट्स असाइन किए थे। यहां इस पर्टिकुलर बी पार्ट में हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू के आधार पे वेट्स असाइन करना है। तो हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली है, जिसका टोटल आया 10,25,000। अब वेट्स क्या होंगे, 5 अपॉन 10.25, ऐसे ही 1.25 अपॉन 10.25 एंड 4 अपॉन 10.25, राइट। तो हमें अब क्या करना है, इन दो कॉलम्स का मल्टीप्लाई करना है। ये है कॉस्ट और ये वेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, राइट। तो 8 इंटू 5 अपॉन 10.25 इक्वल टू m प्लस कर दिया 3.9। ऐसे 12 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 10.25 इक्वल टू m प्लस कर दिया 1.46। देन 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 10.25 इक्वल टू m प्लस कर दिया 5.85। इन सबको जोड़ दें, हमने मेमोरी में इंसर्ट कर लिया था। तो अब मेमोरी रिकॉल करें, कितना आया 11.21%। तो ओवरऑल कॉस्ट कितना आया 11.21%। दिस टाइम वी हैव यूज्ड व्हाट, मार्केट वैल्यू वेट्स, राइट। तो बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स से ओवरऑल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है ये हमने डिस्कस किया बच्चों, राइट। अभी आज का डिस्कशन सिर्फ इतना ही। आपको क्या करना है, यहां तक पूरा कॉपी में अच्छे से लिख के एक रिवीजन करना है बच्चों, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अगली जो क्लास आएगी उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन में जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं रहती है तो क्या करना वो देखेंगे। डेट प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग कब लेना कब नहीं लेना, और क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन करना, ये भी सारे थियोरेटिकल डिस्कशन होंगे अभी, राइट। तो टिल दैट आपको अभी यहां तक का सारा कॉस्ट जो मैंने पहले लेक्चर थ्योरी से लेके फिर डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, देन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, लोन, ओवरऑल कॉस्ट, यहां तक का सारा रिवीजन कर लो बच्चों। कल बहुत काम में आएगी हमें ये सारे रिवीजन, राइट। तो अभी आप इसको लिख लें बच्चों। थैंक यू।